देखिए, हुआ ये है कि कहानियों पे बात बाद में आनी चाहिए थी और कहानियाँ पहले। लेकिन हुआ ये है कि कहानियों पे जो मुझे कहना था वो मैंने पहले कहा और कहानियाँ हमने बाद में सुनी। तो मैं समझता हूँ कि जो कहानियों के बारे में मैंने बोला था, मेरी राय अभी वही है और वो राय कोई मेरी नहीं थी, वो एक अच्छी कहानी पे आप सबकी सहमति या ये काम राय है, कलेक्टिव एक सेंस है जिसको कहते हैं। वो आप पाठक का सेंस भी उसमें शामिल है, एक संपादक की दृष्टि भी उसमें शामिल है, एक लेखक की दृष्टि भी शामिल है। मैं समझता हूँ जो मैंने बोला था अगर उसको हम रख लें और उस वक्तव्य को जज करने के लिए, हम कहानी को जज करने के लिए वक्तव्य ना रखें, हम उस मेरी बात जो वक्तव्य था पूरा कहानी पे, उसको जज करने के लिए कहानी उसके सामने रखते हैं। तो हमारी समझ से वो जो बोली गई बात है वो उस पे आप कसेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं एक ही बात कहूंगा कि जब हम कहानी लिखना शुरू करते हैं तो हमारे सामने चुनौती होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब हम कहानी लिखना शुरू करते हैं तो हमारे सामने चुनौती होती है कि कहानी कैसे लिखें। वर्कशॉप में यही बात खूब होती है। लेकिन जब हम कहानी लिखने लगते हैं तो ये चुनौती खत्म हो जाती है। फिर चुनौती होती है कि हम कहानी में क्या लिखें, और वो क्या जो है वो सीखा नहीं जा सकता, वो आपका चुनाव है, आप चुनते हो और उस चुनाव में आप वही सारी बातें जो मैंने उसमें कही कि आप कितने ईमानदार हैं, आप उस विषय के कितने करीब हैं, वो जो यथार्थ है वो आप खिड़की से देख रहे हैं या उसमें जमीन में पैर खपा के लिख रहे हैं, उसमें नयापन क्या है, अगर नयापन नहीं है तो हम कैसे उसे आज की कहानी कहेंगे, ये बातें उसमें आती हैं। आप लोगों की कहानी में जो मुझे अच्छा लगा वो मैं पहले बता देता हूँ कि दोनों के पास भाषा है, आप सबके पास भाषा है, उसको बरतने की सलाहियत भी है। जी, तो मैं तो यही कहूँगा कि दो कहानियाँ जो लक्ष्मी जी की और विनय विक्रम जी की, तो दोनों लेखकों के पास एक अच्छी भाषा है, भाषा को बरतने की सलाहियत है और इन दोनों को मालूम है कि कहानी कैसे लिखें। अब यहाँ पे ही परीक्षा शुरू होती है कहानीकार की कि कहानी में क्या लिखें। जो आपने बात बोली, यहाँ आपकी प्रॉक्सिमिटी, नजदीकी, संवेदनशीलता, ईमानदारी कि हम कहीं चालाकी तो नहीं बरत रहे, या हम अपने आदत, कई बार चालाकी नहीं होती, कई बार हम एक चीज कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम एक दो कहानी देखें तो संक्षेप में दो ही बातें मुझे जो समझ में, मैंने जो कह दिया कि भाषा और शिल्प है, ये एक ऐसा विषय है, दोनों में एक बात आती है, लेकिन एक समय पे जब आप कहानी लिख रहे होते हैं तो भाषा हो गई, शिल्प हो गए, बिंब हो गए, ये अच्छा है और दोनों कथाकारों के पास एक अच्छी भाषा है, कैसे लिखें, उन्हें बहुत करीब है, वो अपनी कहानी लिख पाने में सक्षम है। अब कैसे क्या लिखना है वो उनका चुनाव भी हो सकता है, कई बार हम जान के ऐसा विषय चुनते हैं जो हम सहमत हैं, लेकिन मैंने वही कहा कि कहानी कैसे लिखें जब आ जाता है तो क्या लिखने में क्या होता है कि हमें अपने सीखे हुए से अनलर्न करना पड़ता है और उस विषय के प्रति ज्यादा ईमानदार, वही जो होता है ना कि जब आपको पंचलाइट वाला, जो आप पंच परमेश्वर बनते हो तो फिर आप जजमेंटल नहीं हो सकते, तो यहां आपकी ईमानदारी काम आती है। विनय विक्रम जी की कहानी में कहानी चल रही है, बहुत विस्तार से चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन वर्तमान समय की राजनीति और दूसरे पक्ष की भूमिका जो है वो अनुपस्थित है, तो वो इस वजह से एक पक्षीय हो जाती है। अब कहानी में क्या इंपॉर्टेंट है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, वो सीने में दबाए रिक्शा खींच रहा है, उसके जीवन के अतीत में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट के लिए क्या चाहिए? फ्रिक्शन, घर्षण चाहिए, और घर्षण कहां से आता है? दो सतहों से आता है ना, दो पक्षों की। अब अगर घर्षण में एक पक्ष तो हम पूरा रख रहे हैं और दूसरा सिरे से नदारद है,
वो कहानी कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आपको अधूरा लगेगा। अब ईमानदारी की बात कि मान लीजिए यही कहानी है, मैं इसमें कहीं कहानी में नहीं कह रहा कि ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। दोनों पक्षों में हम यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए नरेटर हमारे सामने है तो हम जानते हैं कि आपकी जाति क्या हो सकती है, आपका धर्म क्या हो सकता है, आप नरेटर हैं और आपने कहानी कही। हम अगर अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि हमारे मान लीजिए कोई ब्राह्मण परिवार है, बनिया है, ठाकुर है, हिंदू है, एक धर्म है, उसकी जाति है, निर्धारित है, और उसके घर में ये सूचना आती है कि उसका बेटा किसी लड़की से प्यार करता है, और वो आधुनिक परिवार में कहेगा लव मैरिज तो मैं एक्सेप्टेड, लेकिन जैसे ही वो कहेगा कि उसका नाम फातिमा बीबी है, तो क्या ऐसी कहानी बनेगी? नहीं बनेगी भाई साहब। और आज की राजनीति में तो बिल्कुल नहीं बनेगी। और वहां जब हम इस पूरी राजनीति को छोड़ देते हैं तो ये कहानी अधूरी हो जाती है। तो तलवारें दोनों तरफ खिंची हुई हैं। जितना जहर बोया जा सकता था वो बो दिया गया है, और उस कारण कारण का संबंध होता है। मैंने क्या कहा था कि एक्शन होता है तभी रिएक्शन होता है। अगर आप रिएक्शन तो पकड़ लो और एक्शन को भूल जाओ। भाई मैंने पत्थर फेंका होगा तब 2 पत्थर लौटे होंगे, तो आप अपना वाला पत्थर भूल जाओ और दूसरे पत्थर याद रखो। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों आना चाहिए। फ्रिक्शन 2 सतहों में होता है और कारण कारण का संबंध आपको स्थापित करना पड़ेगा। और ये कब होगा? जब आप उस विषय के थोड़े और करीब जाए। हम सब जानते हैं इस बात को। मैं जिस परिवार से आता हूं, मतलब वहां अंतर जातीय विवाह आज इतनी बड़ी समस्या है, धर्म से बाहर विवाह तो मतलब आग लग जाएगी साहब, आग लग जाएगी। इतना सहज नहीं है कि उन्होंने फातिमा को स्वीकार कर लिया, उसको फ्लाइट भी भेज दी और सारा दिक्कत यही है। दिक्कत दोनों तरफ है और अच्छे लोग भी दोनों तरफ है। ऐसे भी हमारे कितने मित्र हैं जिन्होंने धर्म से बाहर शादियां की हैं और बहुत सुखी हैं, बहुत सफल हैं, और दबंगी से उस बात को वो ना उन्होंने धर्म बदला ना उन्होंने धर्म बदला, वो रह रहे हैं। जातियों में ऐसा है, मेरी खुद की इंटरकास्ट मैरिज है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। और कहानीकार का जब अपना स्वयं का अनुभव समाज का अनुभव बन जाए और समाज की घटना उसका स्वयं का अनुभव बन जाए, तब वो कहानी बनती हुई दिखाई देती है। इसी को हम लोग कहते हैं विंडो व्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ द रियलिटी, कि वो आपको थोड़ी दूरी है उस कहानी से। जब आप प्रॉक्सिमिटी में लाते हैं तो आपके पास वो कहानी बनती नजर आती है। कहानी एक चरित्र की नजर से हो सकती है, उसकी बेटी की नजर गायब है, बेटी के प्रेमी की नजर गायब है, प्रेमी के परिवार की नजर गायब है, और आस्तीन का सांप वो किसके लिए है? क्या करेगी? इसमें कहानी में जो समझ में आ रहा, जो धारा बन रही है कि मुस्लिम समाज इतना कट्टर है कि उसने ये करा और इसको मजबूर कर दिया कि ये भागता फिरा, भाई अपनी कौम को धोखा देके तेरी लड़की ने ऐसे कर लिया, तो वो आस्तीन का सांप। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सही बात वहां भी है। आप अगर पता चले कि किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम से शादी कर ली और अगर वो मुस्लिम परिवार हिंदू मोहल्ले में रहता है, तो आप क्या समझते, उसकी जिंदगी आसान होगी? नहीं होगी साहब। तो ये जो है मामला, ये बहुत गहरा है, और जिन्हें इसकी सियासत करनी थी उनने बहुत गहरे इसको तबीयत से बो दिया है। और हम जब तक उस पर उंगली नहीं रखेंगे उस विषय की कहानी अधूरी रहेगी। और ये दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है कि हम जो अभी कोई बात कही थी, जिसमें बात चली थी, वो जवाब पीछे से आ गया, तो हमें देने की जरूरत नहीं है कि हम किसी भी स्थिति का सामान्यीकरण नहीं कर सकते। जैसे पहले फिल्मों में होता था कि ठाकुर है तो वो बुरा ही होगा, वो सबको गोली ही मार देगा। नहीं, ऐसे भी ठाकुर हुए जिन्होंने इसमें विनोबा आनंद आंदोलन में पूरी जमीन दान करके जो लोग आश्रम में चले गए, ऐसे राजा भी हुए। तो क्लीशेड नहीं हो, आप टाइपकास्ट नहीं कर सकते। सारे राजा अत्याचारी थे या सारे ठाकुर ऐसे थे या सारे ब्राह्मण ऐसे थे, उसी तरह सारे मुस्लिम ऐसे थे, और एक ही शक्ल सबकी हम बना दें, नहीं है। पूरा समाज ऐसा नहीं, पूरे हिंदू ऐसे नहीं, पूरे ब्राह्मण ऐसे नहीं। तो ये जो विविधता है, ये कहानी में थोड़ा सा माइक्रो ऑब्जर्वेशन तो आपको चाहिए होता है, थोड़ा माइक्रो
माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं। वो एक कहावत है कि जब लाइफ इज़ अ कॉमेडी, जब हम दूर से देखते हैं, लेकिन जब करीब जाते हैं तो लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी। जब हम क्लोजर व्यू लेते हैं कहानी का, तब हमें उसका मर्म और दर्द समझ में आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी अभी बहुत अच्छी बात भाई साहब ने बोली थी कि किस्सा कोई हो कहानी, तो किस्सा कोई कहने का हिस्सा है। तो कई बार किसी की किस्सा कोई इतनी अच्छी होती है कि हम खराब कहानी भी अच्छी समझ के सुन जाते हैं, और संपादक वही सिर्फ टाइट रखता है, भाई मुझे कहानी तक पहुंचना है। किस्सा कोई एक कहानी, अच्छी कहानी की क्वालिटी है, रवानगी है, किस्सा कोई है, वो कह रहा है, लेकिन किस्सा कोई ही कहानी नहीं है। किस्सा कोई कहानी का एक तरीका है। तो हम किस्सा कोई के में बह के कहानी का विषय नहीं भूल सकते, वो कहानी कहाँ जा रही है। मनलक्ष्मी जी की कहानी बेला, मैं फिर कहूँगा कि भाषा का अच्छा प्रयोग है। इनको भी वही है कि कैसे लिखना है आपको आता है, क्या लिखना है ये आपको चुनाव करना है। अगर बहुत वो जो भाई साहब ने कहा भी कि नयापन, कि जब तक आप उसमें कोई नयापन नहीं लाते, भाई ये कहानी कई बार क्लीशेड हो जाती है, एक ही कहानी अच्छी है, लेकिन इस बार विषय पे हजारों, किसी ने कहा ना कि हमें वो विनोद खन्ना के समय की फिल्में, तो वो फिल्मों में भी आई हैं, साहित्य में भी आई हैं, तो उनका दोहराव से बचना चाहिए। यहीं पे हमें अपनी साहित्यिक परंपरा का ध्यान रखना पड़ता। कितनी बार ये सवाल होता है, खासतौर से कॉलेज में जब हम लोग वर्कशॉप में जाते हैं, तो ये सवाल बहुत स्पष्ट आता है कि क्या जरूरी है कि हम कहानियां पढ़ें? क्या हम बिना कहानी पढ़े अपनी भाषा का साहित्य पढ़े साहित्य नहीं लिख सकते? हम बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही होगा कि एक वैज्ञानिक ने अपने जीवन में कई साल की मेहनत करी और वो बाहर निकला, उसने कहा मैंने एक आविष्कार कर लिया। उन्होंने पूछा क्या आविष्कार किया? बोले उन्होंने भाप का इंजन बनाया। तो निशा वो तो सैकड़ों साल पहले बन चुका है। कहने का मतलब है कि जो हो चुका है आपको उससे आगे करना है। आपने मेहनत करी और भाप का इंजन बना लिया, लेकिन 2025 में अगर कोई भाप का इंजन बना के ले आएगा तो सब हंसेंगे कि भैया ये ठीक है, बन चुका है यार, कुछ नया लाओ। तो आपको इसीलिए परंपरा जरूरी है। अगर हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं, रेणु को पढ़ते हैं, निर्मल वर्मा को पढ़ते हैं, काशीनाथ सिंह वाली पीढ़ी से होते होते जो अभी पूरा इन्होंने ब्यौरा दिया, यहाँ तक आते हैं तो हमें पता होता है कि क्या क्या हमारे पुरखे कर गए, और बड़ा बेहतर कर गए। जितने कर रहे लोग थे वो बहुत बेहतर से कर गए। उससे बड़ी लकीर खींचना मतलब मुश्किल है। तो कहानी केंद्रीय विधा है, लिखने में आसान लगती है, जिंदगी से जुड़ी है, लेकिन अच्छी कहानी लिखना मतलब पूरे जीवन लिखते रहिए। एक कहानी अगर कायदे की लिख गए तो आपको जिंदगी भर वो रखती है। तो नयापन हो, उसने कहा था जैसी कहानी, तो वो उसने कहा था, अब तक पहुंचते पहुंचते उस लेखक ने कितना लिखा। लोग बल्कि ये ऐसा सब लोग कहते हैं लगता है कि उन्होंने एक ही कहानी लिखी, उन्होंने इतना लंबा सही बहुत लिखा उन्होंने, बहुत लिखा है, और बहुत खराब बहुत औसत कहानियां भी लिखी। प्रेमचंद की कुल 325 के ऊपर कहानियां, 27-28 उर्दू की कुछ कहानियां और मिला लो, आपको मतलब की कहानियां 15-20 ही मिलेंगी। बाकी आपको लगेगा कि ये लिखी गई है, दोहराव है, क्लीशेड है, मामूली कहानियां हैं। तो वो प्रोसेस में वो कहते हैं ना कि एक शेर कहने के लिए, एक कायदे का शेर कहने के लिए गजल के तमाम शेर कहे जाते हैं। तो गजल बाकी के शेर उस हासिल शेर तक पहुंचने के लिए लिखे जाते हैं। तो वही होता है कहानी में, कहानी तो कहीं एक पॉइंट पे ही होती है, लेकिन वहां तक आप कैसे यात्रा करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे थे, तो मैं तो श्रोताओं को कहूँगा कि आप सबने कहानी पे इतनी अच्छी बात सुनी, और ये परंपरा बहुत अच्छी है, ये परिवार बहुत अच्छा है। सुभाष जी को और आलोक जी को, आप सबको, मैडम चली गई, स्वाति को, और जो भी आप लोग सब हैं मित्रों को मैं कहूँगा इस मशाल को जलाए रखिए। कहानी पे दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में इतना कीमती वक्त है, सब इतनी दूर दूर रहते हैं और आप लोग इतने ध्यान से, इतने प्यार से सुन रहे हैं बातों को। ये आज के समय में ये भी एक कहानी है जहाँ पूरी दुनिया भागी जा रही है, वहाँ हम लोग कहानी पे टिके हुए हैं और इतने ध्यान से, क्योंकि साहब आप देख रहे हो जैसे शहरों के नाम बदल जाते हैं वैसे इतिहास भी बदलाए जाते हैं। किसी देश को, किसी जगह को, किसी जमीन को जानना हो तो इतिहास मत पढ़िएगा, उस भाषा का साहित्य पढ़िएगा। इतिहास में जो झूठ बोले गए हैं साहित्य में उभर गए। बिल्कुल। धन्यवाद। बीच में